नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। जनता मांगे जवाब में आज बात लोकसभा चुनाव में जीत हार की, बात देश में नई सरकार की, बात मोदी की धार की और बैसाखियों के सहारे सरकार की, बात नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की और इंडिया गठबंधन के एक बार फिर से विपक्ष में बैठने की। लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही एनडीए के मनमाफिक ना रहे हों, लेकिन वे तीसरी बार देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं और विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने शानदार लड़ाई लड़ी, लेकिन सरकार बनाने के लिए 272 सीटों का जो बहुमत चाहिए वो उसके पास अब भी नहीं पहुंच पाया है। इंडिया गठबंधन की 20 पार्टियों ने मिलकर 234 सीटें जीती हैं, लिहाजा हथियार डालते हुए अब आगे की रणनीति की तैयारी भी शुरू हो गई है। उधर लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले दम पर 240 सीटें जीती, लेकिन एनडीए गठबंधन को 272 के बहुमत के आंकड़े से ज्यादा 292 सीटें मिली हैं, यानी 292 सीटों के मुताबिक एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन इससे पहले 2014, 2019 दो बार लगातार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिलता रहा है। अब इन नतीजों से संसद की स्थिति में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। जहां एक और पिछले 10 वर्षों से लोकसभा में बीजेपी का एक छत्र राज चल रहा था, तो वहीं अब बीजेपी उस स्थिति में नहीं है कि लोकसभा में अकेले दम पर यानी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर कोई बिल भी पास करा ले। इसी के साथ कांग्रेस की स्थिति में इतना बदलाव हुआ है कि जहां पर कांग्रेस पहले 2019 में मुख्य विपक्षी पार्टी तक नहीं बन पाई थी, वो अब 2024 में 100 सीटों के करीब पहुंची है और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे सामने एक विकसित भारत का संकल्प है, तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय भी लिखा जाएगा। ऐसे में सवाल यही कि मोदी की अब वो धार रहेगी जो 2014 और 2019 में नतीजों के बाद देखी गई थी। क्या मोदी वो फैसले ले पाएंगे जो उन्होंने अगले 5 सालों के लिए प्लान किया है? और इस बात की क्या गारंटी है कि मोदी को पूर्ण बहुमत ना मिलने पर जो सहयोगी अब अपनी शर्तों पर आ गए हैं वो मोदी सरकार को या बीजेपी को आंखें नहीं दिखाएंगे? जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 32 पायदान दूर रह गई है। बीजेपी को अकेले अपने दम पर पूरा बहुमत नहीं मिल सका, जिसके बाद देश में एक बार फिर गठबंधन की राजनीति का दौर लौट आया है। लोकसभा में 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 के आंकड़े पर अटक गई, लेकिन सहयोगी दलों के साथ एनडीए के पास 293 सीटों के साथ संख्या बल हासिल है और अब मनमाफिक नतीजे न होने के बाद भी वे केंद्र में तीसरी बार अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रही है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को अपने कई इरादों और योजनाओं पर अंकुश लगाना पड़ सकता है, क्योंकि अब मोदी के भरोसेमंद दल भी तोल मोल पर उतर आए हैं। इस खंडित जनादेश ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अब किंग मेकर की भूमिका में ला दिया है। जाहिर है मोदी 3.0 सरकार में सहयोगी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। खास तौर पर टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी, इन 4 पार्टियों को ही मिलाकर 40 सांसद हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू के पास 12 सांसद हैं। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने 16 सीटें जीती हैं। अब दोनों नेताओं के पास ही केवल 28 सीटें हैं। अब बदली परिस्थितियों में बीजेपी को संख्या के हिसाब से ही मंत्री बनाने होंगे। इसका मतलब होगा कि मंत्री परिषद में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या घटेगी और सहयोगियों की संख्या बढ़ जाएगी। अब किन शर्तों पर बात बनेगी और किन शर्तों पर समझौता होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। टीडीपी और जेडीयू अपने लिए मनपसंद मंत्रालय चाहती हैं। हर 4 सांसद पर एक मंत्री की मांग है और विभाग रक्षा, वित्त, गृह और विदेश विभाग हैं। इस लिहाज से टीडीपी 16 यानी 4 जेडीयू मतलब 3 मंत्री। शिवसेना के पास 7 तो चिराग पासवान के पास 5 सीटें हैं, यानी इनके भी 2-2 मंत्री मिल सकते हैं। मंत्रालयों की उम्मीद है कि टीडीपी स्पीकर पद भी चाहती है, हालांकि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। ज्यादा जोर देने पर डिप्टी स्पीकर का पद टीडीपी को मिल सकता है। जेडीयू के पास पहले से ही राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन का पद है। अब माना जा रहा है कि 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। ऐसे में नई सरकार के गठन से पहले बीजेपी की ओर से एनडीए का दायरा बढ़ाने की कोशिश भी तेज हो गई है।
अगले 5 सालों में बीजेपी या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी के पास करने को बहुत कुछ है। कुछ ऐसे भी एजेंडे हैं जो बीजेपी के घोषणा पत्र से इतर बीजेपी के संकल्प हैं, लेकिन मोदी के सामने चुनौतियां भी उतनी ही हैं। ऐसे में सवाल यही है कि 2019 और 2014 के नतीजों के बाद मोदी की जो धार थी वो बरकरार रह पाएगी। स्पेशल रिपोर्ट स्वदेश न्यूज। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के पास बहुमत तो आ गया है, लेकिन तमाम सवाल भी हैं। क्या वो सरकार जो 2014 में चलती थी, जो 2019 में मोदी के नेतृत्व में चलती थी, क्या जिस फैसले लिए जाते थे, क्या वैसा ही दृश्य आगे नजर आएगा या फिर तमाम समझौते करने पड़ेंगे? इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। चाहे आपका तारुफ उनसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व सांसद राजस्थान से रामकुमार वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता दिल्ली से कार्तिकेय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और समाजवादी प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा आरजेडी नेता बिहार से राजेश रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका राजेश जी। और राजनीतिक विश्लेषक भूपेंद्र सुल्लेरे जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। सबसे पहले भूपेंद्र जी आपके पास आऊंगा, आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और जो दृश्य हम देख रहे हैं इस पर पहले हम गहन चर्चा लगातार हो रही है। पहले तस्वीर जो आपको नजर आ रही है, क्या कुछ आप तस्वीर देखते हैं 2014 की सरकार, 2019 की सरकार जिस तरीके से रही, जिस तरीके से एक रुतबा सरकार का दिखाई दिया, जो फैसले लिए गए, धारा 370 हो या इसके अलावा तमाम और फैसले हों, जो तेज गति से फैसले लिए गए, क्या वो अब इस सरकार में दिखाई देंगे? क्या वो सरकार जैसे अब काम करेगी जैसे मोदी सरकार की पुरानी 2 सरकारें काम किया है? क्या इस बार भी वो गति देखने को मिलेगी या फिर जो बैसाखी की सरकार है कुछ असर इसका दिखाई देगा? देखिए, मोदी जी का जैसे व्यक्तित्व है और जैसी कार्य पद्धति है, उन्होंने गठबंधन की सरकार चलाई नहीं है, लेकिन 1998 में वो जनरल सेक्रेटरी थे भाजपा के और उस समय अटल जी की सरकार थी और अटल जी कोलिशन के एक अच्छे सरकार चलाई है उन्होंने। सबसे पहले इतने 32-33 दलों के साथ उन्होंने सरकार चलाई, तो उसको उन्होंने देखा तो है, लेकिन उनका चलाने का अनुभव तो नहीं है। लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है और जिस तरह से वो सरकार चलाते हैं वो अपने ही हिसाब से चलाते हैं और उनकी अपनी एक लीक है, जिस तरह से हमने 14 या 19 में देखी है या फिर उनके सीएम काल में भी देखा है। तो कई चीज़ों को वो बारीक से परीक्षण करते हैं और कई चीज़ों को वो बताते भी नहीं है और क्रियान्वयन कर देते हैं, जैसे नोटबंदी और कई चीज़ें हैं, इनको हमने निर्णय। लेकिन जो परिवेश 240 सीटें आई हैं और 240 में जो उनका गठबंधन अगर 14 और 12 टीडीपी और जेडीयू की छोड़ दें तो उनकी 265 सीटें होती हैं और 265 सीटों में उनको गठबंधन के लिए लगभग 8 सीटों की और आवश्यकता है, क्योंकि बाकी जो हैं चिराग पासवान की 5 सीटें हैं, बाकी सब हम की 1 है, इस तरह से उनका रिलेशन पूरा बन रहा है। तो 265 और उसके बाद में उनका जो 8 सीटों का जो कैलकुलेशन है वो उनकी अगर उस तरह से अगर इंडिया गठबंधन के देखे जाए, अगर ये दोनों लोग शिफ्ट भी हो जाएं तो अभी अमित शाह ने कल ही बात की थी एक जो सदस्य आए हैं 10 लोगों से, तो उस तरह से इनका बहुमत तो सिद्ध हो रहा है। तो अब ये आगे जब सरकार बनेगी, सरकार गठन आएगी, सरकार जब रूटीन पे चलेगी, उस तरह से जब रूटीन पे चलेगी तो उस तरह से नए समीकरण राजनीति में बनेंगे। राजनीति ऐसी चीज है जिसमें नई परिभाषा, नई चीजें गठी जाती हैं और निश्चित रूप से जो दुश्मन भी होते हैं तो वो दोस्त बन जाते हैं परिभाषा के अनुसार। लेकिन इस समय जो जेडीयू का जो है और जेडीयू के जो सांसद हैं कितने 12 या 14, तो जो 12 सांसद, 12 और 14 उनके हैं, तो 16 सांसद टीडीपी के पास। तो इस तरह से जो उनको इस समय उनकी आवश्यकता है और उनको इनकी आवश्यकता है, क्योंकि आयाराम गायाराम की उनकी 8 बार सीएम बनने की उनकी पद्धति है, वो जहां पे देखते हैं। बिल्कुल, तो लेकिन देखिए टीडीपी और जेडीयू को लेकर ही सवाल है, क्योंकि हमने जिक्र जो पहले किया कि जो मोदी सरकार चलती आई, जो फैसले लेकर वो स्वतंत्र रूप से दिखाई दिए हैं। कुछ भी बड़ा फैसला होता था, चौंकाने वाला फैसला साबित होता था, 370 का फैसला हो या फिर नोटबंदी का फैसला हो या अन्य फैसले यूसीसी को लेकर उत्तराखंड में लागू किया गया हो। लेकिन अब चूंकि जेडीयू है, टीडीपी है, क्या ये समझौता करेंगे? पार्टी बीजेपी को समझौता करना पड़ेगा? तमाम जो इनकी प्राथमिकता में जो मुद्दे थे या फिर यूसीसी को लेकर चर्चा थी, नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा की जा रही थी, क्या वो स्थिति अब यहां से कमजोर नजर आएगी? देखिए, उसमें 4 इश्यू महत्वपूर्ण हैं। एक 2029 का जो परिसीमन जो उन्होंने नई संसद बनाई है, उसमें परिसीमन में 33% महिलाओं की भागीदारी, परिसीमन से सीटें बढ़ रही थी और जिसमें 33% भागीदारी, इससे सारी पार्टी को नुकसान होगा। क्या इसमें जेडीयू और टीडीपी सहयोग करेगी?
दूसरी बात, वन नेशन वन इलेक्शन वाली प्रोसेस है, उसमें जेडीयू शामिल थी, जेडीयू चाह रही थी, लेकिन अब ये क्या टीडीपी उसको चाहती है कि नहीं चाहती है? इसी तरह से यूसीसी है, तो यूसीसी के पहलू पे दोनों दल क्या होते हैं, शामिल नहीं होते, ये क्योंकि ये बड़ा ही मामला है, क्योंकि अल्पसंख्यकों से इसको रिलेशन कर दिया जाता है और दोनों पार्टियां अल्पसंख्यक के वोट चाहती हैं। तो ये चीजें हैं, हो सकता है कि इनको बिना, देखिए अब पूर्ण बहुमत में सरकार तो नहीं है, तो जब तक तालमेल में लेंगे जब तक नहीं होंगे। लेकिन आपको राज्यसभा की स्थिति भी देखिए, क्योंकि उड़ीसा में इनको अच्छा मैंडेट मिला है, तो वहां से उनके राज्यसभा सदस्य बढ़ेंगे, और यहां अरुणाचल में भी उनकी अच्छी स्थिति आई है। तो जो इस तरह से वो हुआ है, तो राज्यसभा का कोलिशन, लेकिन लोकसभा महत्वपूर्ण है। तो लोकसभा में इस तरह के जो बिल हैं और जो इस तरह से इनकी जो धारणाएं हैं, जो इनको 100 दिन में फैक्ट करने कहा था और उन्होंने विकास, दूसरी बात विदेश नीति पे भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि विदेश नीति जिस तरह से चला रहे थे उस तरह से, और दूसरी बात इसमें भागीदारी, क्योंकि दोनों ही राज्य चाहते हैं हमको भागीदारी, विशेष राज्य का दर्जा, जिसमें एक उनको पैकेज मिले, और पैकेज मिलने से आर्थिक भार पड़ेगा केंद्र सरकार के ऊपर, और दूसरे राज्य भी उसका मांग करेंगे इसी तरह से, क्योंकि उनके भी राज्य की मांग होगी कि आपने उनको दिया। तो ये उनकी लगभग 2018 में टीडीपी इसी कारण हट गई थी, क्योंकि उनका विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। तो इसी तरह, और इनकी तो 20 साल पुरानी मांग है, ये पहले इनका रिलेशन था जिस तरह से किया। तो बिहार में शराबबंदी लागू हुई, उनका रेवेन्यू कम हो गया। तो इस तरह से जो दो प्रॉब्लम है, तो शायद ये चाहेंगे कि हमारी राजनीति धरातल में राज्य में अच्छी बनी रहे, तो विशेष दर्जा का पैकेज मिले, और केंद्र में हमारे अच्छे पदों की हमें भागीदारी मिले, जिससे हम कुछ कर सकें। लेकिन उन्होंने एक दूसरे स्टेटमेंट भी दिया है, वो ध्यान देने योग्य है, कि टीडीपी ने कहा है कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि मोदी जी का जो व्यक्तित्व देखा जा रहा है जिस हिसाब से, अब देखिए आगे जाके कैसे समीकरण बनते हैं। लेकिन सरकार को, जो पिछली बार सरकार 15 दिन में उन्होंने शपथ ली थी, लेकिन इस बार वो जल्दी लेंगे और जल्दी उसका कुछ करेंगे, कोअलिशन बनाएंगे, और इस अनुभव से हमें तो ये लगता है आगे जाके कुछ राजनीतिक समीकरण अलग ही भी बनेंगे निश्चित तौर पर। और मोदी सरकार भी जो पहले की रही है और जो बीजेपी फिलहाल सोच रही है, वो भी टीडीपी और जेडीयू से बेहतर संबंध आगे भी बने रहे, इसको लेकर ही शायद आगे की स्थिति बनेगी। क्योंकि आज ऐलान भी कर दिया गया कि बिहार में 2025 में कहें कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। राम कुमार वर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। तमाम सवाल हैं जो बहुमत के आंकड़े की आपको जो उम्मीद थी, जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि बीजेपी अपने दम पर 370 लाएगी, 300 का आंकड़ा भी आप पार नहीं कर सके हैं, लेकिन जिस तरीके से अब सवाल उठ रहे हैं कि वो रुतबा नहीं रहेगा, वो धार नहीं रहेगी, तमाम जगह समझौते करने पड़ेंगे। जो चौंकाने वाले फैसले आप लेते आए थे, 370 का फैसला था, नोटबंदी का फैसला था, या तमाम तरीके से जो स्वतंत्र रूप से पीएम मोदी दिखाई देते थे, अब वो स्थिति नजर नहीं आएगी। ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया राम कुमार जी? है कि 64 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने जिस तरह का पवित्र लोकतंत्र में जो मैंडेट दिया है, और जितनी जिसको भी मिली है, निश्चित तरह की इसमें कोई दोहराई नहीं है कि भाजपा को 240 मिली है, हमारी कहीं अपेक्षा से कम मिली है, लेकिन एनडीए बहुत अच्छा बहुमत मिला है। और मैं आपको ये विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी दल होते हैं, हमने एनडीए को जब 2014 में हमारा बहुमत भी था, 2019 में उससे अधिक था, लेकिन एनडीए जो भी लोग थे उनको सम्मान भी दिया, उनको मंत्रिमंडल में अच्छी पोजीशन भी दी, और जो भी कार्य देश हित में और वो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के थे, उनको भी पूरा किया। और ये आने वाले 5 साल में भी इस एनडीए गठबंधन का जो ये है, ये कोई पहली बार गठबंधन का तो है नहीं जी, अभी क्योंकि गठबंधन की सरकार चली है, और ये बहुत अच्छा चलता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिसको साथ रखती है उसके साथ में विश्वासघात नहीं करती है, जिस तरह का कि पहले पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में हुआ करती थी। तो मुझे नहीं लगता, समन्वय भी रहेगा, सहमति भी रहेगा, मुद्दों पर बात भी रहेगी, और देश हित के अंदर, राष्ट्र हित के और जनहित के मुद्दे जो होंगे उन पर निर्णय भी होंगे, और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन राम कुमार जी, जैसा कि भूपेंद्र जी ने पूरा विश्लेषण किया, तमाम चुनौतियां तो हैं। जिस तरीके से टीडीपी की मांग है कि 4% मुस्लिम आरक्षण वो आंध्रा में चाहते हैं, या जेडीयू जिस तरीके से तमाम नेता अग्निवीर योजना का विरोध कर चुके हैं, यूसीसी को लेकर भी आप में सहमति नहीं है। अब जो आपके कहें कि राष्ट्रवाद के मुद्दे थे, तमाम बड़े राष्ट्र स्तर पर मुद्दे थे, उनको लेकर सहमति असहमति का दौर भी शुरू हो सकता है। तो इन चुनौतियों से कैसे बीजेपी दूर पाएगी? देखिए, आपने देखा होगा कि अभी तक भी
आज तक भी कभी भी एनडीए के जितने भी हमारे जो नेता हैं, चाहे वो जेडीयू के हों, चाहे हमारे दूसरे प्रभावी दल है टीडीपी के हों, दूसरे हो, कभी भी या एलजेपी के हों, अन्य हो, कोई डिसीजन की बात नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि देश हित के लिए और जनहित के लिए जो कार्य होंगे। राम कुमार जी, वो कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा इतिहास देखा जाए, पुरानी तस्वीर देखा जाए, नीतीश कुमार को देखा जाए, चंद्रबाबू नायडू को देखा जाए, विरोध के स्वर अलाप चुके हैं। देखिए पहले और जैसे, लेकिन आज जिस तरह से वो आए हैं चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश जी बहुत परिपक्व लीडर हैं। वो देश को भी सर्वोपरि रखते हैं, जनहित को भी जानते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कहीं पर भी हमें सरकार चलाने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम विश्वसनीयता के साथ में और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ में ये कार्य करते हैं। वो कार्य होंगे, उसमें कहीं बाधा आने वाली नहीं है। अब ये इंडिया गठबंधन को तो मालूम है कि इनके पास में तो अभी बहुत कुछ 99 अगर कांग्रेस के आगे तो लगता है कि जैसे पूरे विश्व को जीत लिया है। इनको लगता है, निश्चित है कि जब देश के अंदर उनका पूरा सफाया हो गया, क्या उनके साथियों, उनकी विचारधाराएं आपस में नहीं है, एक दूसरे को गाली गलौज, क्या मैं उन भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ कि और चुनाव के अंदर क्या है, लेकिन ये भानुमती का कुंभा इनका तो वैसे ही अलग से है। तो राष्ट्र के अंदर और हमारी सहमति से, सभी की सहमति से मुद्दों पर होगा और एनडीए में जो हमारे घटक दल हैं उनका सम्मान के साथ में कार्य होगा और उसके निर्णय भी अच्छे होंगे। मैं इसमें चलिए ठीक है, आपको पूरी उम्मीदें हैं। और वो कहते हैं कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो कांग्रेस इस बार हार जरूरी है, लेकिन वो जीत नहीं मिल पाई है, बहुमत का आंकड़ा नहीं पा पाए हैं। लेकिन चर्चाएं कांग्रेस की हैं और कांग्रेस का जो आत्मविश्वास बढ़ा है वो जीत की तरफ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो चेहरों पर उदासी दिखाई दी है कार्यकर्ताओं में, उसे लेकर जरूर ये लग रहा है कि जो उम्मीदें थी वो नहीं आ पाई हैं और कहीं ना कहीं जो हार जैसी मायूसी होती है वो फिलहाल नजर आ रही है। इस पर हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन कार्तिकेय सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा। इंडिया गठबंधन 234 सीटों पर आ गया है। यूपी में आपने कमाल कर दिया है, लेकिन बीजेपी अभी कह रही है जो रुतबा बीजेपी का 2019 में था, जो रुतबा 2014 में था, जो फैसले लिए गए थे, ठीक वैसे काम किया जाएगा। राम कुमार जी ने अपना पक्ष रखा है। कार्तिकेय जी। दर्शक जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दुनिया भर को अपनी गारंटी का डंका देने वालों की गारंटी की हवा निकाल दी गई है, जिनकी गारंटी की जो सबसे बड़ी हवा बना रखी नरेंद्र मोदी जी ने, उस गारंटी की हवा इस देश में 2024 के चुनाव में निकाल दी है। तो इनकी कितनी सरकारी गारंटी ये खुद ही तय करेंगे। देखिए, जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ समाज का ताना बाना तोड़ना चाहती है, जो पार्टी लगातार देश की एकता अखंडता को तोड़ रही है, उसके साथ अगर 2014 से अगर आप 2019 तक देखें, फिर 2019 से 24 तक देखें, तमाम लीडर्स अभी सहयोगी पार्टी में नई बनी है। अकाली दल इनके साथ था, वो इनको छोड़ के जा चुका था। शिवसेना के साथ थी, वो इनको छोड़ के, यही टीडीपी 2019 से पहले इनको छोड़ के जा चुकी थी, यही नीतीश कुमार है जो इसको छोड़ के जा चुके हैं। तो ये लोग वो लोग हैं जो सत्ता में बने रहने के लिए तमाम पार्टियों को तोड़ते हैं। यही लोग जनशक्ति पार्टी एलजेपी के बिहार की, जिसके 5 सांसद हैं, उसको इन्होंने दो फाड़ कर दिया, चाचा भतीजे की लड़ाई करवा दी थी। तो सिर्फ और सिर्फ जो राजनीतिक पार्टियों के मध्य में एक तरीके से अलगाव पैदा करें, अपनी सत्ता में बने रहने के लिए पार्टियों को थोड़े मरोड़ी इस तरीके से करें, तो कौन उनका साथ देने जाने वाला है? ये देख समझता हूँ बहुत दूरगामी से प्रभाव पड़ेगा। 2015 में यही अपनी चर्चा को आगे बढ़ाइए। अब तमाम मुद्दे आपने आरोप लगाए कि कैसे लोकतंत्र खतरे में भी था, संविधान भी खतरे में था। चर्चा को आप आगे जरूर बढ़ाइए, लेकिन एक आरोप आप लगातार उठाते आए थे कि ईवीएम हैक हो जाती है। आपके नेता दिग्विजय सिंह हो, भूपेश बघेल ने फॉर्मूला दिया था, ईवीएम हैक करने की बात होती थी। निर्वाचन आयोग एक तरफा पूरा काम कर रहा है, बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है, ऐसे आरोप लगाए गए थे। जब परिणाम आपके पक्ष में आए हैं तो ये आरोप फिर नजर नहीं आए। बिल्कुल, देखिए, मैं अभी भी इस बात को पूर्ण रूप से कायम है कांग्रेस पार्टी की। अगर इनको जिस तरीके से संरक्षण संस्थाओं का मिला है, संस्थानों का मिला है, अगर वो नहीं होता तो इनकी ये स्थिति भी नहीं होती। जिस सवाल को चुनाव आयोग से कि ऐसा क्या हो गया कि भाई इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद 2024 में जब ईवीएम और तमाम टेक्नोलॉजी आपके पास है, तो आप 19 अप्रैल का जो पहले चरण का डेटा था वो आप 30 अप्रैल को देते हो, जो दूसरे चरण का 26 अप्रैल का डेटा था वो आप 30 अप्रैल को देते हो। वो सवाल तो वही के वही है। और रही बात ईवीएम की, हम वैसे इनके साथ है, ये तो वो लोग है कि हम अगर बैलेट पे कराने को बोलेंगे तो चंडीगढ़ में पूरे देश ने देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पे आपने मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी बोला था, खुलेआम की जो धज्जियां उड़ाई गई थी, इन्हीं का पदाधिकारी था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना के बैठा था। उस समय किरण खेल के साथ साथ बगल में किस तरीके से 30 साल पूरे देश के सामने था। ईवीएम में करते हुए ईवीएम में इनके इस तरह के देश की जनता उठाना चाहती है। ये सिर्फ मेरा प्रश्न नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को माना गया था और पीआईएल दाखिल करेगी, उसमें हलफनामा दिया गया कि 54% देश की जनता ईवीएम के जो कार्यप्रणाली उससे संतुष्ट नहीं है। तो हमने एक तरीका बताया था कि आप 100% वीवीपैट का मिलान कर लो।
जिस देश में 1.5 महीने प्रचंड गर्मी में देश के नागरिक खड़े होकर के वोट करते हैं, वो देश 2 या 3 दिन परिणामों को लेकर के रुक सकता है। इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित होती। अगर चुनाव आयोग नहीं करने को तैयार तो चुनाव आयोग को जरूर हम स्वागत करें। हमने ये भी कहा है जिस दिन हम सत्ता में आते हैं उस दिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जनता का एक छोटा छोटा नुमाइंदा, उसके दिमाग में कभी शायद डाउट ना हो कि भाई हमारी जो वोट हो रहे हैं किसी अन्य पार्टी को जा रहे हैं। हम तो अभी भी उसी चीज पे कायम है कि भारतीय जनता पार्टी को तय करना चाहिए था। और ये लोग 10 साल अब भी इन्होंने जनता से जुड़े कोई भी काम, चाहे वो बेरोजगारी थी, चाहे महिला सुरक्षा की बात थी, चाहे किसानों की बात थी, चाहे श्रमिकों की बात थी, कुछ नहीं किया। इनको इसलिए स्थिति में लाना खड़ा। जिस रामलला के नाम के आने वाले थे, हर बार लगातार पोस्टरों में पूछते जो राम को लाए हैं उसको लाएंगे। रामलला ने अयोध्या की जनता ने ये बोला कि भैया इंडिया वाले यानी देश की जनता लेकर के आई, तो अब इंडिया वालों को विश्वास दिखा रहे हैं। तो अब इनको ये सुनिश्चित करना है जो लगातार मोदी गवर्नमेंट एक अकेला सब पे भारी करने वाले लोग 40 लोगों की बैसाखियों के सहारे से सरकार चलने वाली है। ये सारे प्रश्न इनसे बनते हैं। जो विश्व गुरु थे आज जगह जगह लोगों को गुरु मान के चल रहे हैं कि भाई हमारे साथ बने रहिएगा। ये तो इन पे अभी एनसीपी हाल में थोड़ी देर पहले खबर आई, अजीत गुट के जो एमएलए थे वो उनकी मीटिंगों में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो अभी आगे देखिए, अभी इनका भानुमति का कुनबा तो इनका है। 40 पार्टी के साथ ये चले थे, दम हमें ये थे। आप खुद ही सोचिए ऋषभ जी, पिछले 10 सालों में 14 से लेकर 24 तक एनडीए का नाम कहीं भी हमने सुना, आपने कभी सुना कि एनडीए की मीटिंग हो गई? पहली मीटिंग हुई जब इंडिया अलायंस का समूह बनाया जाता है, तब ये पहली बार मीटिंग करते हैं। अभी एनडीए कन्वेनर बनाने को तैयार हो गए, अब एनडीए को सम्मान भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार मोदी की सरकार करते हैं, एनडीए सरकार बोलने पे आ गए। तो ये तरीके होते हैं जो आप दम्भ में आते हैं। ये हिंदुस्तान है, आपका दम्भ ऐसे ही तोड़ा जाता है। ठीक है, ये तमाम बातें आपने रखी है। हाँ, मैं रविंद्र जी आपके पास आऊं, उससे पहले राम कुमार जी क्विक रिएक्शन आपका। और जिस तरीके से कार्तिकी जी कह रहे हैं, तमाम मुद्दे आपने काम किए, फिर कहा परिणाम दिखाई दिए। राम मंदिर का जिक्र उन्होंने किया, अयोध्या आप हार गए, आप रामेश्वरम हार गए, नासिक आप हार गए, वाराणसी के आसपास की जो सीटें हैं, पूर्वांचल की तमाम सीटें आप हारे हैं। क्या राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला? कहाँ कमी रह गई? राम कुमार जी। देखिए, कार्तिक जी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन इन्होंने एक तो हमसे सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई कि इंडिया गठबंधन को कुछ सीटें मिले। ईवीएम का इश्यू था, उसको ये रट तो रहे, लेकिन वो खत्म तो हो गया, वरना तो उसको भी ये गाना बजाना पहले ही शुरू कर दिया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर एक हमारी आध्यात्म जो एक आराध्य देव है और जो सनातन संस्कृति है उसके तहत में उसको माना, इन्होंने तो उसको नकारा। लेकिन जो आपने कहा जिन सीटों पर हम मान लो मत कम लाए हैं, हारे हैं, उसका निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी उन कारणों का कि किन कारणों के कारण से वहां जनता ने इस तरह का किया, मतदाता ने किया, उसका हम सम्मान भी करते हैं और इस समीक्षा करेंगे कि उसके अंदर कहाँ कमी रही है। ये भारतीय जनता पार्टी क्या घमंडी और इस अहंकारी नहीं है जिस तरह से इनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी का अहंकार देखा पूरे भारत में खत्म हो रहे हैं, उसके बाद में इनका अहंकार अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमने बहुत कुछ कर लिया है, इनके कोई मर्यादा नहीं। मैं ये कहूं संक्षिप्त में, कॉन्स्टिट्यूशन की जो मोरालिटीज हैं जो उनको मानने का चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मानते, और प्रधानमंत्री जी के लिए क्या क्या बोलते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एनडीए का जो गठबंधन जिस तरह से चलेगा वो बहुत अति उत्तम चलेगा। राष्ट्र के मुद्दे भी हल होंगे और जनता के हित के अंदर जो कार्य आप करते क्या किया, आपको मैं बताना चाहता हूं कि क्या 370 वाला कार्य जनहित में राष्ट्र हित में नहीं था क्या? आपको 55 करोड़ लोगों को जो डीबीटी के माध्यम से, ठीक है राम कुमार जी, इस पर हम और आगे चर्चा करेंगे। रविंद्र जी मैं आपके पास आता हूँ। देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी इतिहास रचा है, 36 सीटें, आप 37 सीटें जहां तक आप जीते हैं, तमाम तरीके से जो प्रचार प्रसार हुआ, जो भीड़ जुट रही थी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी के जो सभाएं थी, कहा जा रहा था कि सभाओं की जो भीड़ है वो वोट में तब्दील नहीं होगी, लेकिन तब्दील हुई, परिणाम आपके पक्ष में आए। अभी भी एनडीए कह रही है कि जरूर उत्तर प्रदेश में ऐसे परिणाम देखने को मिले हैं जिनकी उम्मीद नहीं थी, उन पर मंथन किया जाएगा, लेकिन एनडीए की सरकार चलेगी पूरी। तो क्या कुछ अब आपकी आगे से योजना रहेगी? क्योंकि चर्चाएं थी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की इतनी सीटें हैं, गठबंधन में आपकी 234 सीटें आ गई हैं, टीडीपी और नीतीश कुमार से अब बातचीत होगी, लेकिन अब तो आपने साफ कर दिया है कि कोई बातचीत नहीं होगी, विपक्ष में आप रहेंगे और सरकार पर आगे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। जिन मुद्दों के साथ हम सरकार में आए हैं या इंडिया गठबंधन जिन मुद्दों के साथ में आया है उसमें सामाजिक न्याय, जातिवाद जनगणना, पुरानी पेंशन की बहाली, किसानों को एमएसपी की गारंटी, मुफ्त सिंचाई देते थे, मुफ्त सिंचाई देंगे, किसानों को पेंशन,
इस प्रकार की तमाम मुद्दों को लेके हम लगातार पिछले 1.5 साल से साइकिल यात्रा कर रहे थे। एक तरफ कांग्रेस भी न्याय यात्रा कर रही थी उत्तर प्रदेश में, इन मुद्दों के साथ हम लोग जनता में काम कर रहे थे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उन्माद के मुद्दे उठाती थी। अंतिम में ये स्थिति आ गई कि इनके प्रधानमंत्री जो 10 साल तक काम किए थे और विश्व में बताते हैं बड़ी पार्टी है और विश्व में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, वो अपने मंचों से मुद्दे नहीं गिना पाए। मुद्दे क्या गिनाए? मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस, फिर क्या जाने क्या क्या मुद्दे गिनाए। तो जनता को वो पसंद नहीं आया। लेकिन रविंद्र जी, चर्चा ये है कि कोई जातिगत फैक्टर यूपी में काम करे हैं, वरना तमाम मुद्दे थे, राम मंदिर की लहर थी। अब जो तैयारी समाजवादी पार्टी ने करी थी, जातिगत वोटर्स को साधने की कोशिश की गई थी, वो असर कर गई। ये बड़ी वजह आपकी जीत की बताई जा रही है। देखिए, जातिगत फैक्टर आप अलग तो नहीं कर सकते चुनाव से, संविधान से भी नहीं अलग कर सकते, संविधान ने भी उसको मान्यता दिया हुआ है। लेकिन ये फैक्टर्स 14 में काम क्यों नहीं किए, 19 में काम क्यों नहीं किए? तो जब जनता पीड़ित रहेगी, ये फैक्टर्स हमेशा काम करेंगे। इस फैक्टर्स को ओवरलुक करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने उन्माद से किया था। तो अब वो उसके समझ में आ गया उन्माद की राजनीति नहीं चलेगी। जो वर्तमान मैंडेट आया है, वो मैंडेट आया है एक अकेला सब पे भारी के खिलाफ, मोदी गारंटी के खिलाफ और डबल इंजन की सरकार के खिलाफ। तो बहुत सारे इंजन हो गए, इतने सारे इंजन हो गए, ये करेंगे क्या? मैं एक झलक बताता हूँ, यूपी से थोड़ा सा हट के बताता हूँ जी। अब ये दो पार्टियां हैं, टीडीपी और जेडीयू। ये पहले भी रही हैं, एनडीए के गठबंधन में, लेकिन एनडीए के गठबंधन से निकल के इनको धोखेबाज करती रही है। ये रीजनल पार्टी है और रीजनल पार्टी अपनी एक विचारधारा और क्षेत्रीय समस्याओं पे चलती है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी से कंप्रोमाइज कर लेगी तो खत्म हो जाएगी। अब दोनों के साथ एक समस्या, विशेष राज्य का दर्जा, चाहे टीडीपी हो, आंध्र प्रदेश हो, चाहे जेडीयू हो, बिहार हो। अब क्या ये सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे पाई? चलिए, सवाल हम उनसे राम कुमार जी से करेंगे, लेकिन तमाम जो आरोपों का जिक्र आपने किया, समाजवादी पार्टी भी, अखिलेश यादव भी, राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाते थे, तो ये सवाल तो आप पर भी कहीं की बैठता है। मैं एक चीज जोड़ना चाह रहा था, आपने रोक दिया। दूसरा, सबसे बड़ी समस्या अमित शाह जी। अमित शाह जी ने बार बार घोषणा किया आंध्र प्रदेश में जाके कि दरवाजे बंद हैं टीडीपी के लिए। नाम लिया उन्होंने चंद्रबाबू नायडू का, यही घोषणा उन्होंने बिहार में जाके कहा, नाम लिया उन्होंने। अब ये देखना है कि नीतीश जी जिनके लिए दरवाजे बंद थे, चंद्रबाबू नायडू जिनके लिए दरवाजे बंद थे, वो दरवाजे कैसे खुलेंगे? अब 2-3 चीजें और हैं। ये क्षेत्रीय राम कुमार जी कह रहे हैं दरवाजे तो खुल चुके हैं, अब वो पूरी सरकार चलेगी, 5 साल चलेगी, वो दावा कर रहे हैं। ठीक है, अब 3 समस्याएं और हैं। क्या एमएसपी की गारंटी ये नहीं देगी सरकार? ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इस पे लड़ेंगी। अग्निवीर पे लड़ेंगी क्षेत्रीय पार्टियां, यूसीसी के खिलाफ ये जो क्षेत्रीय पार्टियां लड़ेंगी। और अगर इन पे सरकार जो बीजेपी है, एक अकेला सब पे भारी, अगर जरा सा भी कुछ करते हैं तो ये सरकार गिरेगी और अपने अंतर विरोधों से भी गिरेगी। क्योंकि उन्होंने शिवराज सिंह को किनारे किया जो 8 लाख वोट से जीते हैं, वसुंधरा राजे को किनारे किया, जितने भी बड़े नेता थे उनको सबको इन्होंने किनारे किया। तो ये दो पार्टियों के विरोध से भी गिरेगी और अपने अंतर विरोध से भी गिरेगी। तो निश्चित रूप से जो ये कर रहे हैं इनका आत्मघाती कदम है। और ये दोनों जो पार्टियां सेक्युलर पार्टियां हैं, तो इनके उन्मादी एजेंडे के साथ बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकते। चलिए ठीक है, टीडीपी जेडीयू की क्या भूमिका रहेगी, क्या इतिहास रहा है, क्या तस्वीर आगे जमेगी नहीं जमेगी, इस पर हम चर्चा और आगे करेंगे। राजेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आरजेडी ने भी पिछला प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन किया है पिछली बार से, और चर्चाएं कुछ तस्वीरों की भी हुई जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही प्लेन में मौजूद रहे। चर्चा उनके बीच, क्या चर्चा उनके बीच में हुई थी? और साथ ही जिस तरीके से अब कांग्रेस के साथ आप हैं वहां पर क्या कुछ तस्वीर आप देख रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार से लगातार चर्चाओं का दौर जारी, इससे पहले देखा क्या है, क्या इस बार भी नीतीश कुमार संपर्क में बने हुए हैं? देखिए, सबको मेरे तरफ से इकट्ठे प्रणाम, नमस्कार। क्योंकि मैं बाद में जुड़ा और दिक्कत भी आई, आवाज आ रही है कि नहीं पता नहीं। जी आ रही आवाज। सबसे पहले ऋषभ जी ये बोलना चाहूंगा, जब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी एक साथ बैठे होंगे तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी अकेले महसूस किए होंगे, तेजस्वी यादव जी को तो बोले होंगे बीजेपी ने इस चुनाव में जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाए,
सिवाय विकास के कार्यों के। जितना भी कार्य विकास के अलावा बीजेपी को करना था वो सारा कार्य बीजेपी ने किया। चाहे राम मंदिर का अधूरा उद्घाटन हो, राम मंदिर का अधूरा स्ट्रक्चर तैयार हो, चाहे अग्निवीर योजना हो, जिस तरह से युवाओं को उन्होंने अंधेरे में धकेल दिया, आज पूरा भारतवर्ष उन पर थू थू कर रहा है। इस तरह की योजना क्या आखिर प्रधानमंत्री साहब के माइंड में आया जो इस तरह की योजना उन्होंने लाया? वो क्या चाहते हैं? हमारे नौजवान को जो देशभक्त हैं, जो सच्ची सेवा के लिए अपना जान तक निछावर कर देना चाहते हैं, उनको आखिर इस तरह की योजना देकर आप रिटायर करना चाहते हैं और आप इस उम्र में ठीक है, ये मुद्दे तो लगातार गरमाए भी हैं, लेकिन राजेश जी क्या नीतीश जी से संपर्क में बने हुए हैं? आपके आगे कोई संभावना देख रहे हैं? नहीं, देखिए, हम लोगों ने अपने बल पे चुनाव लड़ा और 234 नंबर जो लाया उससे संतुष्ट हूँ बिल्कुल। और इस तरह से जो सारा हथकंडा हुआ जिसमें मोदी जी को आगे दिखाया गया 350-400, जिससे मनोबल विपक्ष का तोड़ने का काम हुआ, उसके बावजूद विपक्ष पूरी एकजुटता के साथ लड़ा। सबसे बड़ी बात है आज बैसाखी पे ये सरकार बन रही है। आज कम से कम सरकार अगर बीजेपी की बन भी जाए तो वो तानाशाह जो रवैया था, हिटलर शाही जो मोदी जी का था, वो तो कम से कम नहीं रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, अभी पहले बीजेपी अपने छोटे छोटे दल से जिस तरह से अजीत पवार जी के गुट में अभी सांसद नहीं पहुंचे और शिवसेना शिंदे साहब के गुट में भी उस तरह की भागदौड़ बनी हुई है, वैसे ही अनुप्रिया पटेल जी भी अपनी बात को रख रही है। इधर मांझी जी और इधर चिराग जी, सभी लोग पहले वो अपना जो 293 का नंबर दिखा रहे हैं उस नंबर को कायम रख पाएंगे कि नहीं, ये उनकी परेशानी है। हम लोग क्यों उनको बोलेंगे कि आप मेरे साथ आइए? निश्चित है कोई आए और इस तानाशाह सरकार के खिलाफ सरकार बनाने में सहयोग करेंगे तो उनका स्वागत होगा इंडिया गठबंधन में, जिससे स्वच्छ और सुंदर सरकार बने और सही काम हो जो देश चलिए ठीक है, हम भी देखेंगे क्या कुछ सरकार आगे चल पाएगी। आप ये आरोप लगातार लगाते आए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे, सीधे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आरपी सर आपके पास जी मुझे बोलने दिया जाए, अभी मेरी बात मैं सबसे कम बोला हूँ। सबसे वैसा सरकार हम लोग बनाएंगे जिसमें गरीब के लिए काम होगा, शोषित के लिए काम होगा, वंचित के लिए काम होगा। इसलिए सभी लोग चिंतित हैं। ये सरकार बनेगी फिर से गरीबों को, शोषितों, दलितों को, सबको परेशान करेगी। इसलिए हम लोग सारे दल जो उनमें हैं उनको भी मैं स्वागत करता हूं हम लोग कि आए, इंक्लूडिंग बीजेपी भी कहेगी कि हम आपको समर्थन देते हैं तो ले लिया जाएगा अच्छे सरकार बनाने के लिए, और हम लोग जवाब देंगे सही तौर पर काम करके, विकास करके, ताकि सभी किसानों और जिस तरह से किसानों को ये लोग मारने का काम किए, आज किसान जो ठीक है। लेकिन देखिए राजेश जी, बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि 2025 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। तो यहाँ पर जो तमाम जो कहें कि गठबंधन टूटेगा, नीतीश कुमार यहाँ पाएंगे, ये संभावनाएं तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार और मजबूत होते नजर आए। नहीं, नीतीश कुमार जो मजबूत है, आज किंग मेकर की भूमिका में है बिहार, मैं उनका स्वागत करता हूं। और निश्चित तौर पे नीतीश जी अगर सरकार में रहे तो विशेष राज्य का दर्जा जरूर हासिल करने की बात करेंगे। हम लोगों का शुभकामना है। अग्निवीर योजना के जिस तरह केसी त्यागी बात को उठाए हैं, हम लोग उनका भी स्वागत करते हैं। और बिहार बेशक वो बन जाए भाजपा, अगर हमें कोई परेशानी नहीं है, विशेष राज्य का दर्जा हम लोगों को दे दे, हम लोगों के क्षेत्र के विकास के लिए दे, जिस तरह रेलवे को, रेल क्षेत्र में हम लोग को विकास को पिछड़ा कर दिए गए हैं 10 साल में, और निश्चित तौर पे अगर रेल मंत्री भी दिया जाए उसका भी स्वागत करते हैं। ठीक है, देखिए ये तमाम जो मंत्रालयों के वो जिक्र तो वो हुआ है, वो मांग तो की गई है जेडीयू की ओर से, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा। कहीं ना कहीं चर्चा तो है कि जेडीयू मांग कर रही है, लेकिन क्या कुछ समझौता होगा, क्या कुछ आगे विभागों का बंटवारा होगा, निगाहें रहेंगी। ठीक है राजेश जी, आपने अपनी बात रखी, चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आरपी सर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए तमाम जो चर्चा हुई है, जिस तरीके से गठबंधन बन तो गया है, सरकार बन तो जा रही है, कांग्रेस ने भी साफ कर दिया
लिया है वो कोई तोड़ मोड़ने की कोशिश अब नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से टीडीपी है, जेडीयू है, जो राजनीतिक बयानबाजी से पहले रही, जो दोनों में कहीं की लड़ाई देखने को मिली, चंद्रबाबू नायडू हैं 2019 में गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे थे, जो इंडिया गठबंधन है उसकी नींव ही यहाँ पर नीतीश कुमार ने रखी थी। क्या कुछ आगे समझौते करने पड़ेंगे बीजेपी को? क्योंकि जिस तरीके से फैसले लेने की बात है, क्या वो फैसले ले पाएंगी, या फिर जिस तरीके से जो बातें हो रही हैं विभागों पर भी अभी घमासान देखने को मिलेगा? क्योंकि तमाम जो बड़े विभाग हैं, टीडीपी मांग कर रही है, 5 विभाग की मांग की जा रही है, 5 मंत्री मांग रहे हैं, और एक लोकसभा स्पीकर का पद भी टीडीपी के द्वारा की बात चर्चा में आई है, या फिर नीतीश कुमार है, जेडीयू है, वो भी मांग कर रही है कम से कम 3 मंत्री उनको दिए जाएं। क्या कुछ आप स्थिति आगे देख रहे हैं आरपी सर? देखिए ऋषभ जी, सबसे बड़ी बात है कि एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है, तो ये तो मान लेना चाहिए कि जनता ने जो मैंडेट दिया है पूरे गठबंधन को दिया है, तो सरकार तो बनना तय है। दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडिया अलायंस है 234 के आंकड़े तक पहुंचा है, जोड़ तोड़ भी करे तो शायद संभावना अभी भी उनके पास कम है। अब ये तो रही बात ये। दूसरी बात क्या है कि आपने एक सवाल किया है कि भाई ये सरकार कैसे चलेगी, और अभी हम जब पैनल में सारी बातें हो रही थी तो ये भी हो रहा था कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से 2014 में सरकार आई, 2019 में आई, और जिस तरह के फैसले लेते रहे हैं, और निश्चित रूप से जो भी फैसले लिए गए हैं बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले हैं, जिसमें ये कहा जा सकता है कि कोई इस तरह की गठबंधन की सरकार में ले पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये बात तो तय है कि गठबंधन की सरकार, देखिए 2000 जो है आप समझिए 2014 के पहले भी गठबंधन की सरकारें रही और 5 साल चली हैं। तो जहाँ तक 5 साल चलने का सवाल है, हो सकता है कि ये जो है हर पार्टी अपनी सुविधा के अनुसार काम करती है। हमें अभी नहीं लगता कि जो भी सरकार बनेगी वो बड़े जल्दी वो कोलैप्स हो सकती है। लेकिन एक बात पक्की है कि जिस तरह से अभी कई मांगे उठ रही हैं, जैसे विशेष राज्य का दर्जा जो है नीतीश कुमार बहुत पहले से उठाते रहे, और विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिलने से एक बार उन्होंने पलटी भी मार दिया। बिल्कुल। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप तब जाइए 2014 में जब इनको प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित किया था, तब भी इनकी नाराजगी सामने आई थी। तो ये देखिए, ये बड़े पुराने नेता हैं, बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। आप देखते हैं कि इतने सालों से सत्ता में नीतीश कुमार जी बने हुए हैं, लगातार चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, तो आप कभी इनके साथ जाते हैं, कभी उनके साथ जाते हैं। रही बात टीडीपी की, टीडीपी ने भी जो है भारतीय जनता पार्टी और खास करके मोदी जी के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे। जब गोधरा में दंगा हुआ तो उस समय जो है इन्होंने ही प्रस्ताव बनाया हुआ था सरकार गिराने। तो आप ये समझिए कि एक विभेद तो है, लेकिन ये क्या है कि देश में जब भी ये सब सारी बातें गौड़ हो जाती हैं, जब सत्ता हासिल करना होता है तो ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं। किसने किसको क्या कहा, कौन क्या कहने वाला, ये सारी बातें गौड़ हो जाती हैं, और फिर नेता जो अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि जितने सख्त तेवर के साथ जो प्रधानमंत्री जी का जो एक तरह से काम करने का तरीका है, भाई आप अगर उन्होंने ये तय कर लिया कि आज हम इस काम को करेंगे और करना चाहेंगे, तो बहुत सारी अड़चने भी हैं। अभी आप देखिए चुनाव के बीच में जिस तरह से जो मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा था, जिस पर बहुत ही ज्यादा हमलावर थे प्रधानमंत्री जी, अब जो है ये मुद्दा कहाँ पर है, आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश। दूसरा क्या है कि और भी चीजें हैं जिस पर इनको बस समझौता करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आरपी जी, क्या समझौता हो पाएगा? क्योंकि आपने और हमने जो बयानों का दौर देखा, किस तरीके से बयान दी गए, तुष्टीकरण की राजनीति, क्या क्या शब्दों का उपयोग किया गया। अगर जो विपक्षी कहें कि जो और भी सहयोगी दल एनडीए के हैं वो इस तरह की विचारधारा रखते हैं, उनके अपने अपने काम करने के तरीके हैं, अगर वो ये सवाल उठाते, वो मांग करते हैं, तो क्या बीजेपी उन मांगों को मानेगी, समझौता होगा? क्योंकि जो बयान देखे गए हैं, जो स्थिति देखी गई है, बीजेपी की अपनी जो मजबूत विचारधारा है, क्या समझौता होगा? ये बड़ा सवाल है आरपी जी। देखिए, विचारधाराओं की बात तो आप छोड़ दीजिए, आजकल विचारधारा के आधार पर कोई काम होता नहीं है। आपने देखा होगा कि लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट दोनों मिलकर सरकार चलाए हैं। तो ये तो विचारधारा छोड़ दीजिए, ये तो केवल एक जुमला है कि हर आदमी, हर दल जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाता रहता है। यहाँ पर व्यवस्था ये है कि देखिए, भारतीय लोकतंत्र ने एक ऐसा मैंडेट दिया है कि कोई भी आदमी, कोई भी सरकार बेलगाम ना हो, और इस जो जनादेश का स्वागत सभी दलों को करना चाहिए। अगर एनडीए को इतना जो है एक तरह से मैंडेट मिला है, तो उस मैंडेट को पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार चलाने की जवाबदारी उनकी है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है, जिसको जो जनादेश मिला है, जनता के इस जनादेश को स्वीकार करना होगा। रही बात है कि अभी मैं बहुत सारी बातें समझ रहा था
देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पर जरूर बात की जानी चाहिए कि उसके लिए तो आप बीच में तो ये था कि 40 के नीचे चले जाएंगे, लेकिन एक उन्होंने 50 का टारगेट सेट कर दिया गया था कि आप 50 ही जीत जाए, विपक्ष का नेता ही नहीं बनेगा। तो जनता ने, जैसे कांग्रेस मुक्त भारत वाली बात आ रही थी, तो हमको लगता है कि इस बार कांग्रेस मुक्त वाली भारत की बात हमें नहीं करना चाहिए। अब ये बात अलग है कि नेता अपने अपने ढंग से कहेंगे, तो कांग्रेस एक अपनी अच्छी महत्वपूर्ण बात आरपी जी आपने कही, लेकिन जिस तरीके से कहें कि बीजेपी है, तमाम दिग्गज जो नेता थे कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे थे, या फिर कहें कि कांग्रेस साफ हो जाएगी, 50 भी नहीं पार कर पाएगी, एक अग्रेसिव जो मोड नजर आया था कि जनता ने इसको समझा कि कहीं ना कहीं जो एग्रेसिव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की हावी हो रही है, क्या कहेंगे इमोशनल या सपोर्ट में जो वोट मिले हैं कांग्रेस को, कहीं ना कहीं वो फैक्टर काम किया है कि चलिए कमजोर दल पड़ रहा है, या फिर जनता के अंदर एक सहानुभूति जागी हो, इस तरह की स्थिति बनी जबकि जिसके चलते कांग्रेस की जो स्थिति है मजबूत हुई है? नहीं, देखिए ऋषभ, आप देखिए भारतीय लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है। जब भी कोई तानाशाही वाली बात आती, चाहे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस के साथ भी देखिए या भारतीय जनता, जनता एक ऐसा मैंडेट दे देती है कि ताकि सारा जो है पारा जो है वो उतर जाए थोड़ा सा। तो हमें लगता है कि हमारे देश की जनता, हमारा लोकतंत्र इतना स्वस्थ है कि हर चीज को एक तरफा नहीं लेता और कहीं न कहीं उसका जो परिवर्तन देखने को मिलता है। तो हमें लगता है कि ये जो सरकार है, निश्चित रूप से एनडीए की सरकार को बहुमत है और वो हो सकता है 5 साल चलाने में सफल हो, जब तक कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता राजनीति में कब क्या होगा। बहुत सारे हो सकता है कि तोड़ करके बहुत सारे दल जो है भारतीय जनता पार्टी 40 और लोगों को मिला के 270 का 72 का आंकड़ा भी पार कर ले, बहुमत में रहे। ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो पिछले समय में देखा आप लोगों ने, लेकिन फिलहाल जो है जनमत किसके साथ है? एनडीए के साथ है, सरकार उनको ही चलाना है। बिल्कुल, देखिए एनडीए के पास बहुमत है, जनमत है, और संभावनाएं भी है कि 5 साल सरकार चलेगी, कोई स्थिति ऐसी नजर नहीं आती है। लेकिन इतिहास अगर देखें तो जब जब गठबंधन की सरकार रही है, या तो प्रधानमंत्री को बदलना पड़ा है या फिर तमाम तरीके से सरकार चल नहीं पाई है। खैर वो स्थिति आगे इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन भूपेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। राजनीति को आप करीब से जानते हैं, एक चर्चा हमारी हुई राम मंदिर को लेकर, काफी चर्चा इस बार न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में हो रही है। जिस तरीके से राम मंदिर के उद्घाटन का भव्य समारोह रखा गया, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीदें थी कि बड़ा समर्थन जनता का मिलेगा और एक नया रिकॉर्ड कहें कि बीजेपी बनाएगी, और 400 पार के दावे भी किए जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से अयोध्या से बीजेपी हार गई, तमाम और भी धार्मिक स्थल कहें कि चित्रकूट हो, रामेश्वरम हो, नासिक से बीजेपी हारी है, तो क्या जनता का कोई संदेश यहां से दिखाई देता है? और दूसरी चीज ये कि जिस तरीके से तमाम चर्चाएं राम मंदिर को लेकर जरूर हुई, लेकिन अब जो कि भारतीय जनता पार्टी हारी है, तमाम मंथन किया जा रहा है, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में बदलाव करेगी? जो हिंदुत्व की लगातार चर्चाएं हो रही थी, राम मंदिर की जो चर्चाएं हो रही थी, जो जनता ने मैंडेट दिया है, कुछ संदेश आप इसके पीछे देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण राज्य है, 80 सीटें हैं और राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई। तो कांग्रेस बीजेपी ये समझ रही थी कि उत्तर प्रदेश में तो हमारी योगी जी का बुलडोजर चल रहा था, सुशासन चला रहे थे, और राम मंदिर की वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उनको तो ये आभास हो गया था कि हमको यहाँ पे बिल्कुल सीटें मिलेंगी। और ये ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण, और यहाँ पे जो सपा ने जो और इंडिया गठबंधन ने जो अपनी पारी खेली और उन्होंने जो जातिगत समीकरण से रखे और जो बासपा को कमजोर किया, बासपा को उन्होंने संदेश दिया कि बासपा बीजेपी की एक तरह काम कर रही है और बीजेपी के तरह न्यूट्रल पिछले चुनाव में भी रही, इस चुनाव में भी रही, और वो संदेश शिफ्टिंग हुआ, वो पूरा वोट, और वो उन्होंने संविधान बचाओ के कारण वो वोट उनका पूरा शिफ्ट हो गया इंडिया गठबंधन में, और यादव वोट और सवर्ण वोट, इस तरह से जो उन्होंने अल्पसंख्यक वोट जो उसकी पैकिंग बनाई है, और उन्होंने कुछ कैंडिडेट भी उन्होंने अच्छे रखे थे। जैसे अयोध्या का आपने खासतौर से रखा, तो अयोध्या में लल्लू सिंह थे और साथ में उनके साथ वो एक एससी कैंडिडेट थे, और उसके साथ वो जो उन्होंने संविधान बचाव वाला जो रिलेशन रखा और मुस्लिम फैक्टर वाला बात रखी, उससे उनको फायदा हुआ और उन्होंने जमीनी रेपे का काम किया। और बीजेपी उसको समझ रही थी कि हम राम मंदिर के कारण हमको उत्तर प्रदेश में लहर चलेगी, और जिसके कारण, और ये इशू एक थोड़ा सा अब बहुत पुराना इशू है, क्योंकि राम मंदिर के कारण ही बीजेपी अब की है। अगर हम देखें 89 का चुनाव और 92 की यात्राएं, और फिर उसके बाद आडवाणी जी का जो जुआ बीजेपी में लाए, तो उसके कारण ही वो हुआ है। लेकिन जनता उसके संतुष्ट थी, लेकिन उसके मामले में जो वोट प्रतिशत कम हुआ है उसके बारे में उन्होंने सही कैलकुलेशन नहीं लगा पाए। उन्होंने ये सोचा कि हमारा मतदाता गया है और इनका मतदाता नहीं गया। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी बात है, अगर वोट प्रतिशत 1.75% घटा है, लेकिन सीटें 63 घट गई,
और 63 सीटें घटने से 1.2% वोट से देखिए इतना बड़ा प्रभाव पड़ा। और ये जो प्रभाव है ये कैलकुलेशन राजनीति पार्टियां करेंगी और आगे वाले, क्योंकि वहां पे जो जातिगत समीकरण और उन्होंने जो अखिलेश जी ने जो जमीन दो की, उन्होंने 5 परिवार के 5 लोगों को दिया, 5 लोगों को जिताया। जो कैलकुलेशन उनका रहा, जो गणित उनका बैठा वो सही बैठा। और वाकई में जो आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज उतना नहीं घटा लेकिन सीटें कितनी घट गई। एक सवाल ये भी कि भूपेंद्र जी, अभी हम सोशल मीडिया पे लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी हारी, जो भी बीजेपी के समर्थक है, कार्यकर्ता हैं, या बड़ी संख्या में ट्रेंड कर रहा है कि अयोध्या को लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि त्रेता युग अयोध्या ने वापस लौटा दिया है। जो अयोध्या के लोग हैं, जनता है, वो हमेशा ऐसा करती आई है, धोखा देती आई है। तो एक किस तरह मैसेज देख रहे हैं कि चर्चा तो इस पर मुझे लगता है होगी। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा जो दुख करने वाला कहें कि जो नतीजे रहे वो अयोध्या रहे। जो कैंपेन को आप कैसे देख रहे हैं सोशल मीडिया पर? देखिए, अखिलेश जी का भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा मैं अयोध्या इसलिए जीता हूं कि वहां पे मकान ताबड़तोड़ तोड़े गए, उनको मुआवजा की राशि कम दी गई और विकास की जो कॉरिडोर बना रहे थे वो तो ये जो चीजें हैं जो मार्मिक है। देखिए, आदमी को राम तो एक आस्था के विषय है, इसमें कोई शक नहीं है, सनातनी विषय है, लेकिन साथ में उसको रोटी का भी तो इंतजाम चाहिए। ये भी इशू और एक मार्मिक रूप से उन्होंने जोड़ा और इसका प्रभाव पड़ा। इस कारण ये ऐसे समीकरण बने और जिस जनता के बीच में रूटीन अंदर करंट काम कर रहा था और बीजेपी इस करंट को समझ नहीं पाई, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी वो कह रहे थे कि, और अगर अखिलेश जी का स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने बनारस को छोड़कर 79 सीटें बोला था और इन्होंने कहा था कि हम 80 की 80 कर रहे हैं। और यही चीज अगर हम देखें तो यहां पे जो मध्य प्रदेश की जो बेल्ट है, हिंदी बेल्ट में वो भी आता है, वहां ये काम किया। अब ये देखिए, अलग अलग मतदाता का अलग अलग रुझान है और वहां क्या है, पलायन है, जातिगत ज्यादा है, समीकरण बैठते हैं और कैंडिडेटों का चुनाव जिस तरह से किया गया, मुझे तो इस तरह से लगता है कि जो भाजपा का जो वोट है वो पूरा शिफ्ट हुआ है और जो डिवीजन होता था, जो अल्पसंख्यक का वोट जो भाजपा में जाता था, मायावती जी का स्टेटमेंट भी आया अल्पसंख्यक, तो वो जो डिवीजन हुआ है वो पूरा एक पैकेज के रूप में गया है और वो उसके कारण उनको एक असतत सफलता मिली है। निश्चित तौर पर यही वजह दिखाई देती है कि सफलता यहाँ पर सपा और कांग्रेस को मिली है और वाकई में बसपा को एक भी सीट न मिलना चौंकाने वाले आंकड़े। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राम कुमार जी, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अब सवाल ये कि अब एनडीए की सरकार बन रही है, आप लगातार सरकार को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जिस तरीके से चर्चा, हम पूरी चर्चा में जिस निचोड़ पर आए हैं, 4% मुस्लिम आरक्षण आंध्रा में टीडीपी चाहती है, इसको कैसे आप समाधान करेंगे? और जिस तरीके से 5 मंत्रियों की मांग टीडीपी कर रही है, एक लोकसभा स्पीकर की बात वो कह रहे हैं, जेडीयू भी 3 मंत्रियों की उम्मीद रखते हैं, सब उम्मीदों पर चर्चा है, जो चर्चाएं हो रही हैं, तो कैसे ये सरकार देगी? और वो भी जो विभागों की बात है उसमें कई बड़े विभाग, रेलवे विभाग है, वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार की बात टीडीपी आंध्रा में कर रही है, अपने एक मंत्री को कर रही है, तो कैसे इन चुनौतियों से बीजेपी निपटेगी? इस सब जी आपने अच्छी तरह से मीडिया में भी देखा है और आपने नितिन जी के या टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के या आपने देखा कि एलजेपी के, उनके द्वारा चिराग पासवान के या अन्य के किसी का एक भी स्टेटमेंट इस तरह का कोई कंडीशनल हो, इस तरह की बात हो, ये आया हो तो बताइए। अब ये सारी परसेप्शन लगा लिया जाए, लेकिन ये कि जो एनडीए जो घटक है उन्होंने पूरे सहमति से, और जो एक हमारा जिस तरह के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी वो बहुत संतुलित होगी, चलेगी नहीं, वो दौड़ेगी भी। और जो राष्ट्र हित के अंदर, जनहित के अंदर जो कार्य हुए वो होंगे। अभी अभी आप बता रहे, हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र भी, कांग्रेस के भी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, कुछ समय के लिए तो आप भटका सकते हो, भ्रमित कर सकते हो, लेकिन मालूम है कि संविधान के साथ में क्या खिलवाड़ इन्होंने की। 10 वर्ष के अंदर संविधान में 0% भी कहीं वो किया, बल्कि उसका सम्मान किया। संविधान दिवस के रूप में हो, चाहे वो गौरव दिवस के रूप में हो, आदिवासी का इश्यू हो, 80 करोड़ लोगों को हो, 55 करोड़ खातों के बाद में 36 लाख करोड़ की योजनाओं सीधे गरीब को। हमने कहीं चारा घोटाला वगैरह में नहीं आपने सुना होगा, हमने आज भी तक। ठीक है राम कुमार जी, देखिए समय हमारे पास कम है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे हो जाता है कि आज ही प्रेस वार्ता हुई है, राहुल गांधी ने तमाम आरोप लगाए हैं कि शेयर बाजार को प्रभावित किया गया एग्जिट पोल के जरिए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो या फिर वित्त मंत्री हो, सबने अपील करी थी कि ज्यादा से ज्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें और चुनाव, क्योंकि शेयर मार्केट कहीं की बात ऊंचाइयों पर होगा, और एग्जिट पोल के बाद ये कहा गया था, और उसके बाद जो स्थिति बनी 30 लाख करोड़ का घोटाले की बात वो कह रहे हैं। देखिए, ये राहुल गांधी क्या कहते हैं, उन्हें कहते कहते, और हमने इतना लंबा उनको जिस तरह का प्रोजेक्ट किया कांग्रेस ने,
और कांग्रेस को सबसे ज्यादा हुआ कि उनके जितने सीनियर लीडर हैं वो तो चले गए, तो अच्छा है खड़गे जी के नेतृत्व में उनको अध्यक्ष बना दिया, जिससे कुछ बचाव हो गया। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी जिस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं वो तो यानी इन्वेस्टमेंट को भी वो मना कर रहे हैं, लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से भी वो मना कर रहे हैं। तो देश की जो इकोनॉमी 11वें स्थान पे थी 5वीं पर आई और 25 तक आप देखेंगे वो 3य स्थान पर 27 तक आ जाएगी। जो ठीक है, समय की कमी है। कार्तिकेय जी, जिस तरीके से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, क्या घोटाले का आपका आकलन है? और दूसरी चीज ये कि वो ये कह रहे हैं कि जो एनडीए के घटक दल हैं अभी वो बात नहीं कर रहे हैं, पहले के बयानों से आज से ना जोड़ा जाए। नहीं, पहले के नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अभी वो बयान है, इससे क्या लग रहा है? वो जितने एफडीआई वगैरह इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं उनको इस तरह का वो क्या मैं संदेश देते? उनको चाहिए था कि उनको अगर कुछ सीटें जनता ने दिए तो एक सकारात्मक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ में जनहित के और देश हित के वो साथ दे, हमें उम्मीद करते हैं। मैंने देखा है राज्यसभा के अंदर ठीक है रामकुमार जी, समय बहुत कम बचा है हमारे पास। कार्तिकेय जी भी था और देश हित में निर्णय भी लिए। कार्तिकेय जी और अभी आप बता रहे थे किसानों के लिए, आप मैं आदरणीय हमारे रामकुमार जी, समय हमारे पास कम बचा है, चर्चा को हमें आगे खत्म करना होगा। आपने अपनी बात रख ली है कार्तिकेय जी। अभी हमने गेहूं की एमएसपी थी उसको बढ़ाया, लगातार बोले जा रहे हैं। कार्तिकेय जी आप अपनी बात रखिए। देखिए रामकुमार जी आपने अपना पक्ष रख लिया है, समय बहुत कम बचा है, हम चाहेंगे चर्चा का थोड़ा आखिर का समय बचा है उसको हम सार्थक करें। कार्तिकेय जी अपनी बात रखिए। ऋषभ जी, किसी भी देश का प्रधानमंत्री गृह मंत्री अगर ये आकर के बोलता है चुनाव के समय में कि आप शेयर खरीद लीजिए और 4 तारीख को आप देखेंगे मार्केट ऊपर जाएगी, तो 31 तारीख को शेयर मार्केट का वॉल्यूम अचानक बढ़ता, लोगों को उम्मीद होती है हो सकता है हो जाए। 1 तारीख को आपके हिसाब से निकालते हैं, एग्जिट पोल निकालते हैं, आपके पोस्टर जो आपके साथ पीछे पर्दे के पीछे काम करते हैं वो अपने मन मुताबिक जहाँ से पार कराते हैं। 3 तारीख को वही मार्केट बढ़ती है, 4 तारीख को गिर जाती है। रिटेल इन्वेस्टर्स से पैसे गए थे, इनको तो पता था इनका जो काम होना था हो गया 3 तारीख को। 4 तारीख को तो उन्होंने पैसे डुबो दिया, उसके बारे में बोला जाएगा। और रामकुमार जी, भारतीय जनता पार्टी वाले समझ लें कि आप लोग तो मानसिक दिवालियापन की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। अयोध्या की जनता लोकतंत्र में स्वतंत्र होती है, चुनाव और वोट ठीक है। देखिए समय कम है, आपने अपनी बात रखी। रविंद्र जी आपके पास आऊंगा। बीजेपी कह रही है कि जनता को ज्यादा देर तक भ्रमित नहीं किया जा सकता है, भ्रमित कर आप अयोध्या जीत गए, तमाम सीटें जीत गए। इन्होंने किया ना संविधान वाराणसी जो प्रधानमंत्री 5 लाख वोट से 2019 में जीते थे। जी ठीक है कार्तिकेय जी समय कम है, समय की मर्यादा है। रविंद्र जी रामलला की प्रतिष्ठा उसको इन्होंने नकारा, वो तो इन्होंने किया नहीं। हाँ जी रविंद्र प्रताप जी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रामकुमार जी समय खत्म हो रहा है, आपने अपनी बात रख दी, लगातार आप बोल रहे हैं। जी रविंद्र जी, केंद्रीय मंत्री क्यों हार गए ये पता कर लीजिए इनसे। इनके 15 केंद्रीय मंत्री क्यों हार गए, इनके 15 केंद्रीय मंत्री। ठीक है हम चर्चा करेंगे आगे, चर्चा इस पर होंगी। रविंद्र जी क्या वो नारी शक्ति मंत्र का जो अधिनियम नहीं है, नहीं आप जनता को भ्रमित नहीं किया जा सकता, जनता को भ्रमित करेंगे तो उसी प्रकार से परिणाम। चलिए देखिए रविंद्र जी आपकी आवाज भी नहीं पहुंच पा रही है। रामकुमार जी आप लगातार बोल रहे हैं, मैं चाहूंगा कि रामकुमार जी चर्चा खत्म करने की कगार पर है, आप अपनी बात रख चुके हैं, आगे इन मुद्दों पर और भी चर्चा होगी। राजेश जी आपके पास आ रहा हूं, जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं आप भी गठबंधन का हिस्सा है, क्या कुछ आपका तर्क है? नहीं बिल्कुल सही कहा है राहुल गांधी ने, ये तो घोटाला है, चाहे राफेल का ले लीजिए, कोई भी घोटाला, ये घोटाला तो इस लोगों का साजिश है। ये लोग पूरी तरह से चुनाव को हर चीज को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है राजेश जी अपनी बात रखिए। समय कम है और शेयर मार्केट का जो मुद्दा उठा है, शेयर बाजार का जो मुद्दा उठा है, एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए और राहुल गांधी जो कह रहे हैं कितने तार्किक उनके जो आरोप हैं वो दिखाई देते हैं। हालांकि लगातार चर्चाएं भी थी, लगातार आरोप कांग्रेस लगाती आ रही थी कि शेयर मार्केट को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और एग्जिट पोल भी काफी उलट साबित हुई है, सटीक नहीं बैठी है। आरपी जी, अभी जेपीसी की मांग भी किया है कि इस मामले में किया जाए। निश्चित रूप से जिस तरह से उछाल आया और ख़ास करके जब एग्जिट पोल के बाद आया तो हमें लगता है, और सारे एग्जिट पोल पूरी तरह से आप समझिए मीडिया में जिस तरह से प्रोवोकेट किया गया और लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया और शेयर मार्केट सेंसेक्स काफ़ी बढ़ा और 4 तारीख को पुनः गिर गया। अगर इसमें कोई नेता या कोई देश का प्रधानमंत्री या कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है कि इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है, हो सकता है उनकी मंशा सही रही हो, लेकिन ये जो सिनेरियो है, जिस तरह की बातें हैं, इस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। और जेपीसी की मांग करके राहुल गांधी ने एक संदेश तो दे दिया है कि जब अगला संसद या जो भी सरकार बनेगी उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी और विपक्ष इस पर निश्चित रूप से
कड़ा तेवर अपनाएगा। बिल्कुल, देखिए विपक्ष अपनी भूमिका में आ चुका है, सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आप सभी मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए। राम कुमार जी आपका शुक्रिया, कार्तिकेय जी आपका शुक्रिया, रविंद्र प्रताप जी, राजेश जी, भूपेंद्र जी और आरपी सर आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एनडीए को बहुमत मिल चुका है, एनडीए की सरकार अब आगे 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह की भी बात सामने आई है, लेकिन क्या कुछ सरकार आगे चल पाएगी, कितने आगे फैसले लिए जा सकेंगे? जो 2014-2019 में जो तस्वीर नजर आती थी, जो स्वतंत्र सरकार नजर आती थी, जो फैसले लिए जाते थे, क्या वो तस्वीरें 2024 में नजर आएंगी? ये 5 साल का कार्यकाल कैसा रहेगा? क्या समझौते करने पड़ेंगे या फिर टीडीपी या जेडीयू पुरजोर तरीके से बीजेपी और गठबंधन के समर्थन में रहेंगी? वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए जनता मांगे जवाब में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।